welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about renal failure. So without wasting any time, let's begin our video. रीनल फेलियर क्या होता है? इसके नाम से क्लियर है कि किडनी का फेल होना, रीनल के फंक्शंस का फेल होना. तो हम कहते हैं रीनल फेलियर. सो ये आगे फर्दर टू टाइप्स का है, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर को. सो एक्यूट रीनल फेलियर की डेफिनेशन क्या आती है? सो एक्यूट रीनल फेलियर इज एन एक्यूट एंड पोटेंशियली रिवर्सिबल इरिटेबिलिटी ऑफ द किडनी टू परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शंस टू मेंटेन होमोस्टेसिस. तो क्या बोला गया? एक्यूट रीनल फेलियर क्या है? एक्यूट और पोटेंशियली रिवर्सिबल इरिटेबिलिटी होती है किडनी की, जो कि उसके जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, जो कि होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, वो रिवर्स हो जाते हैं इसके अंदर. ठीक है. It is a syndrome. Second definition है. It is a syndrome characterized by rapid onset of renal dysfunction caused by obstruction, poor circulation, and underlying kidney disease. Usually reversible with treatment, but if not treated, may progress to end-stage renal disease. So क्या बोला गया कि syndrome है. ठीक है. किससे characterize किया जाता है? Rapid onset of renal dysfunctions. कि renal के dysfunction हो जाते हैं rapidly. उसके onset से हम क्या करते हैं? इसको characterize कर लेते हैं. Caused by obstruction, किसी obstruction के कारण हो जाता है, poor circulation के कारण हो जाता है, या फिर किसी किडनी अंडरलाइंग डिजीज कह देते हैं, किसी दूसरी डिजीज के कारण किडनी के इफेक्ट हो रहा है, तो वो चीज. ठीक है. यूजुअली रिवर्सिबल ही, वैसे तो रिवर्सिबल होती है. अगर हम इसे क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट इसे प्रोवाइड करेंगे. अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते, बट इफ नॉट ट्रीटेड, अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते तो ये क्या करती है? ये एंड स्टेज रीनल डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, वहां तक ये प्रोग्रेस कर जाती है. ठीक है. तो इसके पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं? प्री रीनल, इंट्रा रीनल, पोस्ट रीनल पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं इसके. ठीक है. सो प्री रीनल के अंदर क्या आता है? प्री रीनल जो है वो बेसिकली बोला गया कि डिक्रीज ब्लड फ्लो कॉजिंग डिक्रीज इन परफ्यूजन. अब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो उसकी जो परफ्यूजन है वो भी डिक्रीज कर जाएगी. सो कॉज क्या कर रहा है? डिक्रीज परफ्यूजन. सो क्या होता है इसमें? हेमरेज हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपरवोलीमिया हो सकता है. ये इसके कारण ये जो रीनल फेलियर वो होता है. अब नेक्स्ट है जो वो था इंट्रा रीनल की. इंट्रा रीनल के अंदर क्या होता है? वो है कि जो हमारा रीनल फेलियर है कैन बी ड्यू टू डैमेज टू द ग्लोमेरुलाई, रीनल ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम. कि जो हमारी रीनल ट्यूब है वो हो गई, या ग्लोमेरुलाई हो गया, या फिर हमारी इंटरस्टिशियम हो गया, वो क्या हो रही है? वहां पे डैमेज हो रहा है, वहां पे ब्लॉकेज हो रही है, वहां पे डैमेज हो रहा है. उसके कारण क्या हो रहा है? ये रीनल फेलियर अक्कर हो रहा है. सो इसके अंदर क्या होता है? रीनल कैल्कुलाई होगी. रीनल कैल्कुलाई क्या हमने अभी पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि सेल नहीं, स्टोन की फॉर्मेशन होती है. इन्फेक्शन हो गया, पीएच इम्बैलेंस हो गया, या लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड यूरिक एसिड एक्सक्रीशन की लार्ज अमाउंट में कैल्शियम और यूरिक एसिड क्या हो रहा है? एक्सक्रीट आउट हो रहा है. तो उसके कारण जो हमारे रीनल फेलियर होने के चांसेस होते हैं. इंट्रा रीनल फेलियर कॉजेज है ये. ठीक है. लास्ट था हमारे पास पोस्ट रीनल के जो कॉजेज थे वो कौन कौन से थे. इसमें आ जाता है कि जो हमारा क्या हो रहा है? ये ऑब्स्ट्रक्शन इन एक्सक्रीटिंग, कि ये क्या हो रहा है कि एक्सक्रीशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ये एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है यूरिनरी सिस्टम में. सो इसमें सिस्टाइटिस फॉर्मेशन होगी, ब्लॉकेज ऑफ यूरेटर्स हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज हो गया, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो गया, या फिर किडनी ब्लेडर स्टोन हो गया. प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी क्या होता है? कि जो हमारा यूरेथ्रा होता है वो वहां पे प्रोस्टेट प्रेजेंट होते हैं. तो प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की प्रोस्टेट की लार्ज हो जाएगा उसका साइज. तो उसके कारण क्या होगा? जो हमारी ट्यूब होगी वो ऐसे कंप्रेस कर जाएगी, वो वहां से जो होगी उसकी यूरिन की एक्सक्रीशन बंद हो जाती है. ठीक है. ये होते हैं प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी. अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में. तो पैथोजेनेसिस की आती है कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. ये आगे फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है कि रीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, डिक्रीज फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, डैमेज टिश्यू सेल्स एंड आरबीसीज ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ रेनिन. तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में रीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रीनल की वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो था GFR वो क्या हो रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. जिसके कारण क्या हो रहा है? सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो रही है, और क्या कॉज करता है? सोडियम वाटर की रिटेंशन एडिमा कॉज करता है. सेकंड क्या था हमारे पास? डिक्रीज फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. फंक्शन जो होता है नेफ्रॉन के वो डिक्रीज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? फेलियर ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की. हाइड्रोजन आयंस की जो एक्सक्रीशन थी वो नहीं हो पा रही, वहां पे फेल आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया. हाइड्रोजन आयन इज इक्वल्स टू एसिडिक मीडियम होता है ना, कि जितने हाइड्रोजन आयंस होंगे उतने ज्यादा एसिडिक होगा. तो हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब उसकी रिटेंशन हो रही है, वहां पे एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? एसिडिक प्रोडक्शन हो रही है वहां पे, जिसके कारण क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस
कॉज हो रहा है। थर्ड हमने पढ़ना था कि डैमेज टिश्यू सेल्स एंड आरबीसी, कि टिश्यू सेल्स डैमेज हो रहे हैं और आरबीसी डैमेज हो रहे हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो सोडियम और पोटेशियम एक्सचेंज था वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम ओवरलोड, अब एक्स्ट्रा सेलुलरली क्या होगा कि पोटेशियम जो होगा वो ओवरलोड कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण क्या अक्कर हो रहा है, हाइपरकैलेमिया अक्कर हो रहा है। लास्ट हमारे पास था ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ रेनिन। रेनिन एक हार्मोन है जो कि किडनी के थ्रू ही सिक्रेट होता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसकी डिसफंक्शन के कारण हाइपरटेंशन हो रहा है, जिसके कारण हमारे जो सर्कुलेटरी जो होता है उसके अंदर सोडियम ओवरलोड हो रहा है, ठीक है, उसकी रिटेंशन हो रही है और एडिमा वो कॉज कर रहा है, ठीक है। सो ये था हमारा पैथोजेनेसिस, जिसके हमने अंदर 4 अलग अलग कॉजेस के थ्रू पढ़ा कि रीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, डिक्रीज फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के फंक्शन अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर हमारा टिश्यू सेल्स और आरबीसी डैमेज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, या फिर डिसफंक्शन आ रहा है रेनिन की प्रोडक्शन में तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने पैथोजेनेसिस के अंदर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके ग्रोथ पैथोलॉजी के बारे में। सो ग्रोथ पैथोलॉजी जो है हमारी एक्यूट रीनल फेलियर की वो थी कि मे अपीयर स्वोलन, कि वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी और कंजेस्टेड टाइप का वो हमें दिखेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली क्या होएगा, दीज में बी एविडेंस ऑफ एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, की एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा वहां पे, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि अभी वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो रही है, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो और वहां पे हेमरेज भी हो रहा था, तो उसके कारण क्या है, नेक्रोसिस फॉर्मेशन हो रही है वहां पे, ठीक है। विच इन्वॉल्व्स डैमेज टू द रीनल ट्यूब्यूल्स, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो डैमेज कर जाएंगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी वहां पे, और सेल डेब्रिस की सेल के डेब्रिस वहां पे हेमरेज होएगा, डेब्रिस भी फॉर्म हो सकता है वहां पे, तो सेल डेब्रिस वहां पे ट्यूब्यूल्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो ये थी माइक्रोस्कोपिक जो इसकी पैथोलॉजी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। सो नोजिया एंड वॉमिटिंग हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एडिमा हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इरेगुलर कार्डिक रेट हो गया, इरेगुलर रिदम हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस हो गया, लिथार्जी, फटीग, कंफ्यूजन, स्वीयर एलिग्यूरिया, एन्यूरिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस। तो ये क्या थे इसके साइन एंड सिम्टम्स थे। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या आता है, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, रीनल फंक्शन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, अल्ट्रासाउंड, यूएसजी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है वो करेंगे, रीनल बायोप्सी, रेज्ड सीरम कैरेटिनाइन लेवल, सो ये भी एक लैब टेस्ट है, रेज्ड सीरम कैरेटिनाइन लेवल ये भी करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन टू चेक हेमेचूरिया और प्रोटीन यूरिया और हेमेचूरिया को चेक करने के लिए यूरिन एग्जामिनेशन भी हम करते हैं। ट्रीटमेंट क्या देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आता है कि हम डायरेटिक्स देंगे, ठीक है, डायलिसिस करेंगे अगर रिक्वायर्ड है, फ्लूइड और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, मेंटेन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है कि हम इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, लैब रिजल्ट्स को मॉनिटर करेंगे, वॉच करेंगे कि हाइपरकैलेमिया अगर सिम्टम्स आ रहे हैं किसी को तो वो देखेंगे, किसके थ्रू देखेंगे, ईसीजी चेंजेस के थ्रू हम देखेंगे, मसल वीकनेस हो गया या एनोरेक्सिया हो गया, मलेज हो गया, इसके थ्रू हम हाइपरकैलेमिया को चेक करेंगे, ठीक है। और हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में भी हम मतलब चेक करेंगे अगर कोई टीपीएन रिसीव कर रहा है पेशेंट। टीपीएन क्या होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, अगर किसी पेशेंट को जा रहा है तो हम उसके हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिक जो होती है रेंज वो भी हम चेक करेंगे, असेस करेंगे साइन ऑफ हार्ट फेलियर तो नहीं हो रहा है। तो ये था हमारा एक्यूट रीनल फेलियर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में। सो क्रोनिक रीनल फेलियर की डेफिनेशन क्या आती है, इट इज एन इरिवर्सिबल कंडीशन इन विच ग्रेजुअली लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस अक्कर विच रिजल्ट इन बिल्ड अप ऑफ डेंजरस लेवल ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड वेस्ट इन बॉडी। सो क्रॉनिक रीनल फेलियर क्या है, ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ग्रेजुअल लॉस होता है किडनी का, धीरे धीरे करके किडनी के फंक्शंस का लॉस होने लग जाता है, जो कि किसके कारण होता है कि हमारा डेंजरस लेवल होता है वो बिल्डअप हो रहा होता है, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स और जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर वो वहीं पे ही बिल्डअप करने लग जाता है, ठीक है। इट इज सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल डिटोरिएशन ऑफ रीनल फंक्शंस, रैपिडली प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, इवेंचुअली टर्मिनेटिंग इन डेथ। तो क्या बोला कि सिंड्रोम है जिसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल डिटोरिएशन के कारण, कि जो हम मतलब जो वापस रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती, वो रीनल फंक्शन में डैमेज हो जाता है और ये प्रोग्रेसिव होता है। ये रैपिडली क्या करता है, डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस करता है, नेफ्रॉन्स की डिस्ट्रक्शन कर रहा है वहां पे, जिसके कारण क्या हो सकता है कि पर्सन जो है वो टर्मिनली डेथ भी उसकी हो सकती है, ठीक है। इटियोलॉजी के आगे इसकी टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के कारण हो सकता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के कारण हो सकता है, हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है, प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में, जैसे कि लार्ज प्रोस्टेट हो गया या किडनी स्टोन हो गया, कैंसर हो गया,
उसके कारण ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, जैसे कि SLE होता है, ठीक है। सो इट इज ऑटो इम्यून डिजीज दैट कैन कॉज किडनी फेलियर इन दिस इम्यून सिस्टम अटैक्स हेल्दी सेल्स एंड टिश्यू। सो ये SLE जो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो हेल्दी सेल्स को क्या करता है, अटैक करने लग जाता है उन्हीं के ऊपर ही, और टिश्यूज को भी अटैक करने लग जाता है। तो ये क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो रीनल होती है उसके फंक्शंस की फेलियर हो जाती है, ठीक है, रीनल फेलियर हो जाता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के कारण भी हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्रॉन के कारण भी हो सकता है, रिकरेंट किडनी इन्फेक्शन, बार बार किडनी इन्फेक्शन किसी को हो रहा है उसके कारण भी ये हो सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 3 स्टेजेस है। स्टेज 1 क्या होता है, रिड्यूस्ड रीनल रिसर्व्ड, कि इसमें क्या होता है कि रीनल जो होता है वो, ये इसका स्टेज का नाम है, रिड्यूस्ड रीनल रिसर्व्ड। तो इसमें क्या होता है, इट इज अर्ली और साइलेंट स्टेज। अर्ली और साइलेंट स्टेज होती है ये। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो नेफ्रॉन के फंक्शंस होते हैं वो 50% तक क्या कहते हैं लूज कर चुके होते हैं, बिना किसी सिम्टम के, हमें पता ही चलता कि ऐसे कुछ हो रहा है। तो विदाउट एनी सिम्टम 50% उसका जो फंक्शंस होते हैं नेफ्रॉन के वो लॉस कर चुके होते हैं। सेकंड स्टेज आते हैं जिसे हम कहते हैं रीनल इनसफिशिएंसी। इसके अंदर क्या होता है कि इस स्टेज के अंदर 75% जो हमारा नेफ्रॉन फंक्शन होते हैं वो लॉस हो जाता है उनका, और जो कुछ साइंस होते हैं, कुछ साइंस हमें अपीयर होने लग जाते हैं, माइल्ड रीनल फेलियर हमें दिखने लग जाता है इसमें, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये एंड स्टेज होती है रीनल डिजीज की। इसके अंदर 90% जो हमारे नेफ्रॉन होता है उसके फंक्शंस लॉस्ट कर चुके होते हैं। तो पेशेंट एक्सपीरियंस क्रॉनिक एंड परसिस्टेंट एबनॉर्मल किडनी फंक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है कि क्रॉनिक और परसिस्टेंट एबनॉर्मल फंक्शंस किडनी के उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पैथोजेनेसिस के अंदर आता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण क्या हो रहा है, नेफ्रॉन डैमेज इज प्रोग्रेसिव एंड डैमेज नेफ्रॉन कांट फंक्शन एंड डू नॉट रिकवर। अब इसमें क्या हो रहा है, नेफ्रॉन की डैमेज हो रही है जो कि प्रोग्रेसिवली डैमेज हो रही है, और जब नेफ्रॉन की डैमेज हो रही है वो उसके फंक्शंस हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो इरिवर्सिबल डैमेज हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है GFR। रिमेनिंग नेफ्रॉन अंडरगो चेंजेस टू कंपनसेट फॉर डैमेज नेफ्रॉन। तो जो रिमेनिंग नेफ्रॉन होगा वो क्या करेगा, वो कुछ चेंजेस जो से अंडरगो चेंजेस हो रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं नेफ्रॉन के साथ, तो उसको कंपनसेट करेगा, कुछ अंडरगो चेंजेस के साथ वो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस डैमेज होगी नेफ्रॉन की, जिसके कारण डिक्रीज कॉन्टिन्यूस डैमेज भी हो रही है, और जो हमारा GFR है वो भी डिक्रीज कर रहा है साथ ही साथ। इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज होने लग जाएगा, उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगी, तो वो क्या करेगा, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज कॉज कर देगा। सो ये थी इसकी पैथोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं इसकी ग्रॉस पैथोलॉजी। ग्रॉस पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है कि किडनी जो है वो अपीयर होते हैं स्मॉल, और ग्रैनुलर सरफेस या फिर ग्रैनुलर सरफेस उसका जो होता है वो हमें दिखने लग जाता है ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है कि देयर इज ऑफन एविडेंस और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, कि हमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस या फिर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस और ट्यूबुलर एट्रोफी, ये जो कंडीशन है इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और एंड ट्यूबुलर एट्रोफी, इसके थ्रू हम एविडेंस कर लेते हैं कि इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो रही है। तो इसका जो नेचर है वो इसके थ्रू इंडिकेट करता है, ठीक है, इस डिजीज के थ्रू क्रॉनिक नेचर। और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस थी जो कि सिस्टम बेस्ड है। सो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो जाएगा, सीजर्स हो गया, ठीक है, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, डिसओरिएंटेशन, कंफ्यूजन हो रहा है पेशेंट को। GI ट्रैक सिस्टम जो है उसके थ्रू क्या होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। कार्डिक सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे, हाइपरटेंशन हो गया, अनीमिया, चेस्ट पेन हो रहा है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और एडिमा कोज कर रहा है सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन के कारण। इंटेग्यूमेंट्री के अंदर क्या होगा कि यूरेमिक फ्रोस्ट वहाँ पे को बनने लग जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या आएगी, हिस्ट्री टेकिंग हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, यूरिन टेस्ट कर रहे हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया, रीनल बायोप्सी हो गया, CT स्कैन हो गया, और इसमें अल्ट्रासाउंड हो गया। तो ये सारी क्या है, इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस होती हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। हमारा टॉपिक था रीनल फेलियर, जिसके अंदर हमने 2 कंडीशंस पढ़ी, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर। इसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।